गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। माई सेल्फ सुधीर सर। तो मेरे बच्चों, जैसा कि मेरा लेक्चर सीरीज चल रहा है फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, माय पेपर इज इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। तो पिछली दो क्लासेस में मेरे बच्चों मैं आपको बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो बेसिकली अगर आप क्लास 1 को देखें तो क्लास 1 में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? डिफाइन किया था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैसे डिफाइन किया था कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक स्टडी फॉर एनालाइजेशन ऑफ डाटा। सो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं। तो बात ये चली थी कि एनालाइजेशन करने का क्या मीनिंग होता है, क्या सेंस होता है। तो आपको बताया गया था कि एनालाइज करने का मीनिंग होता है किसी भी डाटा के बारे में 4 पैरामीट्रिक थिंग्स ऑब्जर्व करना, कैलकुलेट करना। कौन कौन सी थिंग्स थी? एवरेज या सेंट्रल वैल्यू, सेकंड था डिस्पर्जन, थर्ड था स्क्यूनेस एंड फोर्थ था कोर्टोसिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने पिछली क्लास में क्या किया था? नॉर्मली किसी भी डाटा को हम एनालाइज तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसका एनालाइजेशन में हम फर्दर आगे चल के यूज करेंगे। तो मेरे बच्चों, आज जो मेरी क्लास है उसके अंदर मैं अब आपको यह पढ़ाने वाला हूं कि आप डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं। तो डाटा दो टाइप का होगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। मैं पहले भी ये बातें आपको बता चुका हूं। तो आज की जो मेरी क्लास है या आने वाली मेरी जो कुछ क्लासेस हैं वो फ्रीक्वेंसी डाटा को एनालाइज करेंगी। उसके बाद जब आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसके अंदर हम किसी भी प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को एनालाइज करेंगे। तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमें डाटा को एनालाइज ही करना होता है, नथिंग मोर। लेकिन डाटा क्योंकि दो कैटेगरी में होता है, तो एनालाइजेशन के भी बहुत सारी कैटेगरी हमें बनानी पड़ती है। तो जो पहला मेरा डाटा होता है फ्रीक्वेंसी डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जब हम एनालाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एवरेज या सेंट्रल वैल्यू हमारे माइंड में आती है। ठीक है बच्चों। अब जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू या एवरेज होता है उसको हम मेजरमेंट ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ लोकेशन का मतलब होता है कि किस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो डाटा है वो कंसंट्रेटेड है या लोकेटेड है। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है मेरे बच्चों, थ्योरेटिकली जो ऑफिशियल टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, वो है मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, विच इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट माय टॉपिक विच इज मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, एवरेज या सेंट्रल वैल्यू। तो मेरे बच्चों, सेंट्रल वैल्यू या एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, किन किन फॉर्मूलों से कैलकुलेशंस मिलेगी, वो तो एक अलग बात है। सबसे पहले मीनिंग आता है कि सर एवरेज या सेंट्रल वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ लोकेशन का मीनिंग क्या है, क्या सेंस है, आप हमें क्या कहना चाहते हो या आप हमें क्या पढ़ाना चाहते हो। मेन चीज है ये। तो अगर मेरे बच्चों आप कोई बुक पढ़ेंगे तो सिंपली उस बुक में लिखा होता है कि एवरेज और सेंट्रल वैल्यू इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। मींस ये एक नंबर होता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी डाटा है आपके पास, पूरा इंफॉर्मेशन जो है, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है, वो एक सिंगल नंबर से उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बोला ठीक है। क्या आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस। एवरेज या सेंट्रल वैल्यू वो नंबर होता है जिसके आसपास, जिसके नेबरहुड में डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस बिलोंग करती हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन उस नंबर से दूर हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी ऑब्जर्वेशन उसके नेबरहुड में होनी चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उसके नेबरहुड में होनी चाहिए। दैट नंबर इज कॉल्ड एवरेज या सेंट्रल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, तो अब मैं सारे इंडियन बॉयज
को तो जानता नहीं हूं, सारे इंडियन बॉयज की हाइट भी मुझे नहीं पता है। फिर भी आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, तो मैंने कुछ दिमाग लगाया होगा और मैंने बोला बेटा 5 फुट 5 इंच, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो ये बात सही है या गलत वो तो बाद में देखेंगे, अब इसका मीनिंग क्या है मुझे आज वो देखना है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि 5 फुट 5 इंच इज द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन बॉयज, तो इसका सेंस ये है कि मैक्सिमम इंडियन बॉयज 5 फुट 5 इंच हाइट के आसपास है। किसी की 5'4" होगी, किसी की 5'5" होगी, किसी की 5'6" होगी, अप टू सोन। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की 10 फुट हाइट होगी या किसी की 3 फीट हाइट होगी। बॉयज का मतलब है 18 प्लस और 23 लेस, बॉयज उसको कहते हैं। तो क्या सबकी हाइट 5 फुट 5 इंच होगी? नहीं, ऐसा तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि एवरेज अगर मैं बोल रहा हूं 5 फुट 5 इंच, तो मैक्सिमम बॉयज की जो हाइट होगी वो 5 फुट 5 इंच के आसपास होगी। मतलब अगर 5 फुट 5 इंच पे मैं एक नेबरहुड बनाऊं 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 6 इंच के बीच में, तो मैक्सिमम बॉयज की हाइट उसी के बीच में पड़ेगी। ये मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 फुट के बॉयज इंडिया में नहीं है, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो कम है, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। सो मेजरमेंट ऑफ लोकेशन का मतलब हुआ कि डाटा आपका किस पॉइंट के अबाउट लोकेटेड है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रल वैल्यू और द एवरेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? इट इज ए नंबर which represents the whole data, or it is a number which contains maximum observation in the corresponding neighborhood। तो उसके नेबरहुड में डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस बिलोंग करेंगी, ऐसा मैं आपसे बोल रहा हूं। वेरी सिंपल, बिल्कुल ठीक है। अब बारी ये आती है कि सुधीर सर, चलिए आपने पढ़ा दिया और हमने मान भी लिया, समझ भी लिया कि लोकेशन या सेंट्रल वैल्यू या एवरेज का ये मतलब होता है। सर हाउ टू कैलकुलेट इट? सबसे पहले तो बात ये आती है कि मेरे बच्चों इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे जब कैलकुलेशन की बारी आती है, इसका मतलब वो आपसे एक फॉर्मुलेशन पूछना चाहता है जिससे वो डाटा का एवरेज या सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब भी आप फॉर्मूला पूछेंगे तो फॉर्मूला हमेशा मैथमेटिशियन से पूछा जाता है कि भाई हमें एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। तो जब मैथमेटिशियन से ये बात पूछी गई कि बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, तो मैथमेटिशियन ने ये क्वेश्चन पूछा कि आपका जो डाटा है वो किस फॉर्मेट का है, किस टाइप का है। टाइप मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, और इकोनॉमिक्स के आप बच्चे हो तो थोड़ा सा आप समझेंगे भी। इकोनॉमिक्स में जब आप यूटिलिटी पढ़ते हैं तो शायद आपने 2 टाइप की यूटिलिटी पढ़ी होगी। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी, अनदर इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में यह डिफरेंस होता है कि कार्डिनल यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी कंपैरेबल तो होती है बट उसके कंपैरिजन का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। तो मेरे बच्चों, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, एक्चुअली ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। तो मेरा जो डाटा होता है, डाटा भी 2 फॉर्मेट का होता है। डाटा 2 फॉर्मेट का कैसे होता है? वन डाटा इज न्यूमेरिकल डाटा और कार्डिनल डाटा, अनदर टाइप ऑफ डाटा इज ऑर्डिनल डाटा और पोजिशनल डाटा। तो जो न्यूमेरिकल या कार्डिनल डाटा होते हैं उनमें एक बेनिफिट होता है कि हम उनको चाहे तो पोजीशंस में अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड में अरेंज कर सकते हैं, और उन ऑर्डर्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डाटा है 1, सपोज एक डाटा है मेरे पास 1 7 9, मान लीजिए 200 फॉर एग्जांपल। तो इस डाटा को देख के मैं बता सकता हूं ये सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी। और मैं ये भी बता सकता हूं कि ये कितनी बड़ी है 6 यूनिट, ये कितनी बड़ी है 2 यूनिट, ये कितनी बड़ी है 191 यूनिट्स। तो यहां पे मैं मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन बड़ी है तो कितनी बड़ी है। इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा और कार्डिनल डाटा। ऐसे ही मेरे बच्चों पोजिशनल डाटा होते हैं।
लेकिन पोजिशनल डाटा में सिर्फ आप ये बता सकते हो कि ये इस पोजीशन पे है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन सबसे छोटी, ये ऑब्जर्वेशन उससे बड़ी, ये ऑब्जर्वेशन उससे बड़ी, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उनके बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। आप न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते डाटा को, आप उसको सिर्फ पोजिशनली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन हुआ मेरा आपके साथ कि डाटा हमारे दो टाइप का होता है, कार्डिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा और पोजिशनल डाटा। ठीक है, अब आप सवाल सोच सकते हैं कि सुधीर सर आपने ये दो टाइप के डाटा हमसे डिस्कस क्यों किए। वो इसलिए किए मेरे बच्चों क्योंकि मैथमेटिशियन ये कहते हैं कि अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ एवरेज, न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू हम यूज करेंगे, और अगर आपका डाटा पोजिशनल है तो हम पोजिशनल मेजरमेंट ऑफ एवरेज या पोजिशनल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू हम यूज करेंगे। यहां पे एक चीज मैं बता दूं आपको, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। बहुत सारे लोग एवरेज को अर्थमेटिक मीन कहते हैं या अर्थमेटिक मीन को एवरेज कहते हैं, जबकि यह गलत है। एवरेज मेरे बच्चों एक टेंडेंसी होती है जो सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अर्थमेटिक मीन उस एवरेज को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। चलिए कर कोई बात नहीं, ये तो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप धीरे धीरे समझेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि मैथमेटिशियन सबसे पहले ये पूछेंगे कि डाटा किस फॉर्मेट का है, आइदर न्यूमेरिकल और पोजिशनल। तो हमने मैथमेटिशियन को समझा दिया कि हमारा डाटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, हमारा डाटा पोजिशनल भी हो सकता है। तो मैथमेटिशियन कहते हैं जो अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल है तो उसकी सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे फेमस तरीका है अर्थमेटिक मीन। समझ गए, अर्थमेटिक मीन और द मीन, अर्थमेटिक मीन और द मीन। सेकंड तरीका है ज्योमेट्रिक मीन, और थर्ड वे है हार्मोनिक मीन। मेरे बच्चों ये तीनों के तीनों मीन ही हैं, ये तीनों के तीनों एवरेज को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मुलेशन है, सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मुलेशन है। बट ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये न्यूमेरिकल एवरेज की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही दो हैं जो पोजिशनल एवरेज की कैटेगरी में आते हैं। नंबर वन है मीडियन एंड नंबर टू है मोड। तो जब भी हम सेंट्रल वैल्यू की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, आपको डाटा देखना पड़ेगा, इज इट इन न्यूमेरिकल फॉर्म और इज इट इन द पोजिशनल फॉर्म। अगर न्यूमेरिकल फॉर्म है तो ये 3 लगाए जा सकते हैं, और अगर पोजिशनल है तो ये 2 लगाए जा सकते हैं। कौन सा लगेगा वो मैटर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा डाटा क्या है। तो जैसा कि आपके दिमाग में जा सकता है कि सुधीर सर क्या एवरेज निकालने का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला, एक यूनिक फॉर्मूला नहीं है? आंसर है मेरे बच्चों नहीं। एवरेज निकालने के 5 तरीके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है क्या पांचों से सेम रिजल्ट आएगा? नहीं। तो फिर आप मुझे यह कहेंगे कि सुधीर सर अगर पांचों से सेम रिजल्ट नहीं आएगा तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन से तरीके से हमको एवरेज कैलकुलेट करना है? मेरे बच्चों यह हमें पता चलेगा, लेकिन इसको पता करना उतना आसान नहीं होता। आपको पूरे डाटा को, मेरी बातों को, इनके फॉर्मुलेशंस को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद डाटा को देखते ही आप ये बता दोगे कि सर इस पे अर्थमेटिक मीन बेटर रहेगा, यहां पे ज्योमेट्रिक मीन बेटर रहेगा, यहां पे मीडियन बेटर रहेगा, यहां पे मोड बेटर रहेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टिपिकल टास्क है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। आपको अच्छे से तीनों, चारों, पांचों बातों को समझना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने अपनी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं कि देखो मेरे बच्चों, डाटा 2 टाइप का हो गया तो मेजरमेंट भी 2 टाइप के हो गए। एक टाइप आपके सामने ये लिखा है, दूसरा टाइप आपके सामने ये लिखा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, इस बात को फाइंड करना कि किस टाइप के डाटा पर कौन सा मेजरमेंट लगेगा, आइदर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और मीडियन और मोड। तो चलिए जी, ये तभी क्लियर हो सकता है जब आप एक एक मेजरमेंट को अच्छे से डीपली स्टडी करोगे। तो आपको खुद के लिए भी डीपली स्टडी करना है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी डीपली स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन आता है एकदम। ठीक है, तो मतलब बेहतरीन मतलब टफ नहीं आता है,
बट आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। तो चलिए जी आगे चलते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला मैंने जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट है वो है मीन और द अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल सिंपल। सो बेसिकली अर्थमेटिक मीन इज व्हाट? अर्थमेटिक मीन इज द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू या न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ एवरेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये पूछोगे चलो ठीक है सर, ये न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू है, इसका मतलब है कि जो आपके पास डाटा होगा वो न्यूमेरिकल डाटा होगा, नंबर्स का डाटा होगा, वो कार्डिनल डाटा होगा। तो इसका मतलब जब भी इसका फॉर्मूला बनेगा मुझे कार्डिनल डाटा आप देंगे या मुझे न्यूमेरिकल डाटा आप देंगे। तो डाटा मेरे बच्चों तीन टाइप से डिस्कस होता है न्यूमेरिकल डाटा। सबसे पहला कैटेगरी होती है डिस्क्रीट डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, एक होता है डिस्क्रीट डाटा विद फ्रीक्वेंसी, एक होता है कॉन्टिन्यूअस डाटा विद फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी कभी नहीं हो सकता। तो तीन कैटेगरी कौन सी बनी? डिस्क्रीट डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट डाटा विद फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस डाटा विद फ्रीक्वेंसी। तो तीनों टाइप का डाटा हो सकता है। तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि तीनों टाइप का अगर डाटा है तो मीन और अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा। क्या मेजर करेगा? सेंट्रल वैल्यू को मेजर करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास जो डाटा है वो है डिस्क्रीट विदाउट फ्रीक्वेंसी डाटा। ठीक है बेटा, डिस्क्रीट डाटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो कोई बच्चे के दिमाग में जा रहा होगा कि सुधीर सर डिस्क्रीट क्या होता है? मेरे बच्चों, इन मैथमेटिक्स एवरीथिंग विच इज काउंटेबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट। हर वो चीज जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू सो ऑन, एवरीथिंग विच इज काउंटेबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट डाटा जो होते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी वो कैसे होते हैं? x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट xn। सिंपल डाटा दे दिया विदाउट फ्रीक्वेंसी। विदाउट फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि हर एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ डाटा के अंदर एक बार रिपीट हो रही है, उससे ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है। यह मतलब होता है इस चीज का। चलिए कोई बात नहीं। अब बारी आती है कि सर अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो डिनोट कैसे होगा? कैपिटल एक्स बार, कुछ लोग इसको स्मॉल एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डजंट मैटर। हाउ टू डिफाइंड इट? 1/n ब्रैकेट समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n। दैट्स इट। तो क्या फॉर्मुलेशन बनी कि अगर आपके पास डिस्क्रीट विदाउट फ्रीक्वेंसी डाटा है तो आप सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर कर दीजिए, जो भी नंबर बन के आएगा दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल सिंपल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो भी आपका गिवन डाटा होगा। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये नंबर आएगा x बार, ये डाटा कुछ इस तरीके से होगा कि इस डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इस नंबर के आसपास बनेंगे। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर हम सेकंड केस डिस्कस करें आप लोगों के साथ, सेकंड केस डिस्कस करें तो डिस्क्रीट डाटा है बट विद फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी डाटा। तो विद फ्रीक्वेंसी डाटा कैसे होगा? x मेरे पास वेरिएबल होगा, f कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी लाइक दिस x1 x2 डॉट डॉट xn, फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट डॉट fn। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x वेरिएबल हो गया, f फ्रीक्वेंसी होगी, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है, हाउ फ्रीक्वेंटली एन ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन द डाटा। मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार डाटा के अंदर रिपीट हो रही है। दिस इज योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सिनेरियो। तो यहां पे जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मुलेशन बनेगा बिल्कुल सिंपल,
रूल वही है, बस नोटेशन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो सकती है. नाउ दिस इज 1 अपॉन कैपिटल एन समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन फ्रीक्वेंसी इनटू द वेरिएबल वेयर capital N is nothing but the total frequency. I goes from 1 to n f of I. That's it. तो पिछले वाले में 1 अपॉन स्मॉल एन किया था, यहां पे 1 अपॉन कैपिटल एन है, बिल्कुल फॉर्मुलेशन सेम है, लेकिन नोटेशन थोड़ी सी डिफर है. वहां पे समीशन एक्स आई था, यहां पे समीशन एफ आई इंटू एक्स आई है. तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो कर रहा है फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल करिए विद द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ वैल्यूज, उन सब का सम करिए डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड कर दीजिए. मतलब दिस इज इक्वल टू f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस डॉट डॉट fn इंटू xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट fn. मेरे बच्चों बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, तो ये केस था मेरा जब आपका डाटा डिस्क्रीट होगा बट विद फ्रीक्वेंसी होगा. फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके से वर्क करती है. चलिए जी आगे चलते हैं. अब मेरे बच्चों थर्ड केस लेके चल रहा हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा या फिर क्लास इंटरवल डाटा. ठीक है जी, तो कंटिन्यूअस डाटा या फिर क्लास इंटरवल की फॉर्मेट का एक डाटा होता है. वो कुछ ऐसे होता है जैसे 0 to 10. ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं CI क्लास इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. तो मान लो क्लास इंटरवल है 0 to 10, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, फिर है 10 to 20, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f2, फिर है 20 to 30, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिस वन, फिर है मान लीजिए 30 to 40, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f4. बिल्कुल सिंपल. अब अगर इस टाइप का डाटा और आपसे अर्थमेटिक मीन पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना आपको. सबसे पहले आप एक्स वेरिएबल जनरेट करेंगे. सबसे पहले आप एक्स वेरिएबल जनरेट करेंगे. एक्स वेरिएबल क्यों जनरेट करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है, फॉर्मुलेशन तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है. तो चलिए जी, फ्रीक्वेंसी भी पता है आपको, टोटल फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल लेंगे, लेकिन जो वेरिएबल है एक्स आई वो आप कहां से निकालेंगे. तो उसको जनरेट करने का यह तरीका होता है कि जो भी क्लास इंटरवल आपको दिया गया है उसकी मिड वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग लिख दीजिए. तो यहां पे आएगा x1 जो कि किसके बराबर है 5 के, इसकी मिड वैल्यू. जो अगला क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू यहां लिख दीजिए, क्या आएगा x2 विच इज बाय डिफॉल्ट 15, दिस प्लस दिस बाय 2, या इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आपको करना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी बाई 2 करना पड़ता है. नाउ दिस इज व्हाट a प्लस बी मतलब 50, यानी कि x3 किसके बराबर आ गया 25. नाउ x4 इज व्हाट 35. ठीक है बेटा, अब ये वही ओरिजिनल डाटा आपके सामने हो गया जैसा आपको चाहिए था. अब आप अर्थमेटिक मीन इजी निकाल सकते हैं. समीशन एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. बिल्कुल सिंपल निकलेगा. बस इतना ही फर्क है कि अगर आपका क्लास इंटरवल का फॉर्मेट दिया है तो पहले आपको एक्स वेरिएबल पे काम करना पड़ेगा, एक्स वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कोरस्पॉन्डिंग एक्स आई जो होगा दिस इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. मतलब अगर क्लास इंटरवल है ए टू बी तो वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी बाई 2 करके आपकी वैल्यू निकल सकती है. बिल्कुल वेरी सिंपल मेरे बच्चों. ठीक है बेटा, अब यहां पे एक बात बता दूं आपको, छोटी सी अभी एक क्वेश्चन मैं लूंगा आपके सामने कि बहुत बार क्या होता है, डाटा हमारा बहुत लार्ज हो जाता है, करोड़ों में हमारा डाटा हो जाता है. तो हम उस डाटा को स्मॉल करने के लिए एक वर्क करते हैं जिसको हम कहते हैं स्केल डाउन करना, जिसको मैथमेटिकली कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. समझ गए, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या मीनिंग है आज आपको मैं समझाता हूं पहले, फिर हम आगे क्वेश्चन लेंगे.
मान लीजिए आपको कोई डाटा उसने दे दिया x और फ्रीक्वेंसी दे दी f। तो डाटा है x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn, फ्रीक्वेंसी है f1 f2 डॉट डॉट fn। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो डाटा है ये लार्ज डाटा है, बिग डाटा है, तो आप इसको स्केल्ड कर दीजिए। तो हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं y विच इज इक्वल टू ax प्लस b। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप जो आपका डाटा है उसमें एक फिक्स कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक फिक्स कांस्टेंट को आप ऐड कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप मल्टीप्लाई करें या आप ऐड करें, एक तो डाटा की हर ऑब्जर्वेशन में वो होगा। इसका मतलब है कि वाई आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी फॉर ऑल आई गोज फ्रॉम 1 टू n। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है डाटा की, सब में ये जो सिनेरियो आपने बनाया, जिसको आप चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल कह रहे हैं, वो करना पड़ेगा आपको, ताकि डाटा स्केल्ड हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे ए और बी रियल नंबर है, ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है। ए में बी पॉजिटिव नेगेटिव, बी में बी पॉजिटिव नेगेटिव, डजंट मैटर। तो कोई भी नंबर आप डाटा में ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, उसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर कोई भी नंबर आप पूरे डाटा में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करके डाटा को कन्वर्ट करते हैं। अब कहने का सेंस यह है कि जब भी आप डाटा को चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कन्वर्ट करेंगे, तो वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, y1 y2 y3 yn, बट फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज। तो जो नया डाटा बनेगा यहां पे, वो बनेगा y और फ्रीक्वेंसी f। तो y तो हो जाएगा y1 y2 yn, बट फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब हम इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे और इस बेसिस पे हम इसका अर्थमेटिक मीन डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे वो मेरी नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। यहां पे सिंपली मैंने आपको इतना समझाया कि अगर आपका डाटा लार्ज है, तो उस डाटा को स्केल करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल्स है मेरे पास, दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो कोई भी फिक्स नंबर अगर डाटा में आप मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो चेंज ऑफ स्केल माना जाता है, और प्लस माइनस करते हैं तो चेंज ऑफ ओरिजिन माना जाता है। वेरी सिंपल मेरे बच्चों। तो चलिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मेरे बच्चों, एक मैं आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल डिस्कस कर लेता हूं। मेरे नोट्स में बिल्कुल ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन जनरली मैं अपलोड करके लेके आता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द टेबल। तो अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है मार्क्स के। डाटा क्या दिया है, मार्क्स जो दिए हैं वो इंटरवल की फॉर्मेट में दिए हैं। 0 to 10 कितनों के हैं, 10 to 20 कितनों के हैं, 20 to 30 कितनों के हैं, 30 to 40 कितनों के हैं, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो 0 to 10 के बीच में 12 स्टूडेंट है, मतलब जो 0 to 10 के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। 10 to 20 के बीच में 18 स्टूडेंट है, मतलब 10 to 20 के जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो 18 है। 20 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 27 है। अब वो कहता है अर्थमेटिक मीन निकालिए। वेरी सिंपल। तो डाटा को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं, मार्क्स है ना, जिसको मैं इंटरवल लिख रहा था, तो इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। लास्ट में हमने टोटल फ्रीक्वेंसी भी कर दी 100, जो कि कैपिटल एन के बराबर हो जाएगा, वो भी चाहिए आपको। फिर मैंने क्या बोला था, आप फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको जो ये क्लास इंटरवल्स हैं, इनसे आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, विच इज वॉट ए प्लस बी बाई 2। तो मेरे बच्चों 0 to 10 के कोरस्पॉन्डिंग एक्स आई कितना आएगा, 5, 10 to 20 के कोरस्पॉन्डिंग 15, 20 to 30 के कोरस्पॉन्डिंग 25, 30 to 40 के कोरस्पॉन्डिंग 35, 45, 55 अप टू सो ऑन। ये डिफरेंट भी आ सकते हैं, बट फिलहाल इसमें इतना ही आ रहा है।
अब क्या करना है, fi इंटू xi का कॉलम बनाइए। तो fi इंटू xi मतलब दिस इंटू दिस इज 60, दिस इंटू दिस इज 270, दिस इंटू दिस अप टू सो कर दिया, और नीचे फिर ये टोटल कर दिया। सो बेसिकली ये टोटल क्या लिखा है, समीशन fi इंटू xi, और ये टोटल क्या लिखा है, कैपिटल N विच इज समीशन fi। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, 1/n समीशन fi xi, दोनों की वैल्यू डाली, 28 is the average of this continuous frequency data, that's it। बिल्कुल सिंपल है। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको अर्थमेटिक मीन डिफाइन किया है। अभी अर्थमेटिक मीन खत्म नहीं हो गया, लगभग 2 से 3 स्मॉल वीडियोस, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का मैं वीडियो बनाता हूं बच्चों, उससे ज्यादा नहीं बनाता हूं, इतना बहुत है। तो लगभग 2 से 3 वीडियो मेरा और आएगा, तब जाके आपका जो मीन है वो कंप्लीट होगा। मतलब मीन और अर्थमेटिक मीन सबसे मेन मेजरमेंट माना जाता है सेंट्रल वैल्यू का, तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा डीपली डिस्कस करने की मेरे बच्चों कोशिश करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा ये जो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम बाकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन है आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।